कई महीनों से 3 एटलस आकाश का सबसे रहस्यमय पिंड बना हुआ है। यह एक ऐसा अंतरतारकीय पिंड है जो अब तक हमारे सामने आए किसी भी पिंड से कहीं अधिक विशाल है। इसकी पन्ना जैसी चमक इतनी तीव्र है कि इसने पृथ्वी के रात्रि आकाश को रंग दिया और यहाँ तक कि सबसे अनुभवी खगोलविदों को भी विचलित कर दिया। जब से इसका पहली बार पता चला तब से इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। इसका आकार, इसकी चमक, इसकी लय, इसकी ऊर्जा की विचित्र तरंगें इसकी पक्की। लेकिन जैसे ही मानवता इसकी उपस्थिति के साथ तालमेल बिठाने लगी, इसे सूर्य की ओर तेजी से बढ़ते एक रहस्यमय पिंड के रूप में स्वीकार करने लगी, तभी अकल्पनीय घटना घटित हुई। करीब से देख रहे पर्यवेक्षकों ने इसे बदलते हुए देखा। यह किसी मरते हुए धूमकेतु की तरह अराजकता में बिखरने के बजाय सुचारू रूप से जानबूझकर 2 विशाल पिंडों में विभाजित हो गया। यह विखंडन नहीं था, यह पुनरुत्पादन था। एक पिंड सूर्य की ओर अपने मूल मार्ग पर निरंतर चमकता रहा, पहले की तरह स्थिर रूप से, जबकि दूसरा पिंड मुड़ गया। उसका मार्ग बेतरतीब ढंग से नहीं बल्कि सटीक रूप से मंगल ग्रह की ओर मुड़ गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने खगोलीय पिंडों के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को चकनाचूर कर दिया और वैज्ञानिकों, सरकारों और आम लोगों को एक ही भयावह प्रश्न पूछने के लिए मजबूर कर दिया। 3 पलकें आखिर होती क्या हैं? और अब जब ये दोगुनी हो गई हैं तो इसका असली उद्देश्य क्या है? यह घटना पहले धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से घटी। एटलस के कोमा की उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग से एक तरफ एक अजीब उभार दिखाई दिया, प्रकाश का एक ऐसा उभार जो फैलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले तो खगोलविदों ने सोचा कि यह एक अस्थायी चमक हो सकती है, वस्तु की सतह से गैसों या धूल का उत्सर्जन। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, वह चमक एक नई चीज में बदल गई। एक दूसरा चमकदार केंद्र, अलग होते हुए भी जुड़ा हुआ, धीरे धीरे मूल केंद्र से दूर जा रहा था। दुनिया ने पहले भी धूमकेतुओं को टूटते देखा था, लेकिन इस तरह कभी नहीं। धूमकेतुओं का टूटना अव्यवस्थित होता है, मलबा और टेढ़े मेढ़े चाप बिखेरता है और बिखरी हुई धूल के बादल छोड़ जाता है जो बिखर कर गायब हो जाते हैं। लेकिन एटलस का टूटना अलग था। यह सम्मित, नियंत्रित था, जैसे कोई कोशिका समसूत्री विभाजन से गुजर रही हो, समान रूप से 2 पूर्ण और आत्मनिर्भर इकाइयों में विभाजित हो रही हो। दोनों पिंडों में सघन आंतरिक भाग मौजूद थे। दोनों से एक समान पन्ना जैसी चमक निकल रही थी। दोनों एक ही लय में स्पंदित हो रहे थे। मॉनिटर पर टकटकी लगाए वैज्ञानिकों के लिए ऐसा लग रहा था मानो भौतिकी के नियम उनकी आंखों के सामने ही उलट गए हों। कोई भी जात प्राकृतिक तंत्र इस तरह के संगठित विभाजन की व्याख्या नहीं कर सकता था। इसके बजाय जो उन्होंने देखा वह जानबूझकर किया गया प्रतीत हो रहा था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी उद्देश्य का रहस्यमय संकेत छिपा था। एटलस टूटा नहीं था, यह कई गुना बढ़ गया था। एक बार जब विभाजन निर्विवाद हो गया तो ध्यान प्रक्षेप पथ के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। क्या दोनों पिंड एक ही पथ का अनुसरण करेंगे? क्या दूसरा टुकड़ा जड़त्व के बल पर अंतरिक्ष की गहराई में भटकता रहेगा? कक्षीय गणनाओं ने कुछ ही दिनों में इसका उत्तर दे दिया और परिणामों ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। मूल त्रिविमीय एटलस सूर्य के सबसे निकट से गुजरने वाले पेरिहेलियन की ओर स्थिर चाप बनाए हुए था, लेकिन दूसरी वस्तु लगभग तुरंत ही विचलित होने लगी। पहले तो यह विचलन सूक्ष्म था, लेकिन प्रत्येक अवलोकन के साथ यह और अधिक स्पष्ट होता गया। अंततः संख्याओं ने एक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। इसका मार्ग सीधे मंगल ग्रह की ओर मुड़ रहा था। यह संयोगवश नहीं था, यह खगोलीय यांत्रिकी की कोई दुर्घटना नहीं थी। नई वस्तु ने अपना मार्ग स्थिर कर लिया था और ऐसा लग रहा था मानो वह मंगल ग्रह की कक्षा से टकराने वाली हो। अचानक मंगल ग्रह के बारे में मानवता के सपने, उसके रोवर, परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान, नियोजित मिशन और उपनिवेशीकरण की परिकल्पनाएं खतरे में पड़ गईं। एटलस के आकार का कोई पिंड मंगल ग्रह की ओर तेजी से बढ़ता हुआ उपग्रहों को नष्ट कर सकता है, मंगल के पतले वायुमंडल को अस्थिर कर सकता है और यहाँ तक कि मलबा पृथ्वी की ओर भी भेज सकता है। फिर भी कुछ लोग एक और संभावना पर चर्चा करने लगे। क्या होगा यदि यह विनाशकारी नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हो? क्या होगा यदि एटलस ने स्वयं को 2 भागों में बांट लिया हो ताकि उसका एक भाग सूर्य के साथ अपना नृत्य जारी रख सके, जबकि दूसरा भाग उस ग्रह की ओर बढ़ जाए जिसे मानवता लंबे समय से अपना दूसरा घर मानती आई है? विभाजन से भी अधिक चिंताजनक बात इन दोनों पिंडों के बीच बना हुआ विचित्र बंधन था।
दुनिया भर में और कक्षा में मौजूद उपकरणों ने पता लगाया कि उनके विद्युत चुंबकीय स्पंदन अब भी सिंक्रोनाइज थे, उनके बीच बढ़ती दूरी के बावजूद एक साथ चमक रहे थे। जुड़वां प्रकाश स्तंभों की तरह वे अविश्वसनीय सटीकता के साथ विकिरण के विस्फोट उत्सर्जित कर रहे थे, मानो किसी अदृश्य धागे से जुड़े हों। जब उनके स्पंदनों का ग्राफ बनाया गया तो उनमें एक समान समय, एक समान आवृत्ति और एक समान भिन्नताएं दिखाई दीं, मानो एटलस का प्रत्येक आधा भाग दूसरे के साथ संवाद करता रहे, लाखों किलोमीटर में फैले एक ही जीव की तरह काम कर रहा हो। इसके निहितार्थों ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। दो अलग अलग वस्तुएं जो विभाजित होकर अलग अलग रास्तों पर चल रही हों, उनमें इतनी पूर्ण सिंक्रोनाइजेशन कैसे खो सकती थी? फिर भी वे सामंजस्य में बंधे रहे और इसके प्रभाव दूरगामी रूप से फैलने लगे। मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के सेंसरों में अस्पष्ट उतार चढ़ाव दर्ज होने लगे, मानो लाल ग्रह स्वयं ही निकट आ रहे पिंड के प्रभाव में आ गया हो। यहां तक कि जेम्स वेब दूरबीन ने भी मंगल के निकट के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते समय व्यवधान की सूचना दी। उसके उपकरण एटलस के दोहरे स्पंदनों के साथ संरेखित लयबद्ध विकृतियों से धुंधले हो गए थे। यह विचार प्रबल हुआ कि ये दो अलग अलग इकाइयां नहीं थीं, बल्कि एक विभाजित उपस्थिति थी, एक विलक्षण घटना जो विशाल दूरियों तक जागरूकता बनाए रखती थी। यह विनाश नहीं था, यह विस्तार था। जैसे जैसे कक्षीय पथ स्पष्ट होते गए, भय की भावना गहरी होती गई। दूसरी वस्तु केवल मंगल ग्रह के पास से नहीं गुजर रही थी, वह आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका मार्ग ठीक उसी क्षेत्र से होकर गुजरा जहां मंगल ग्रह के उपग्रह और रोवर तैनात थे, मानो उसने मंगल ग्रह को ही अपना लक्ष्य चुना हो। क्या यह संयोग था या कोई जानबूझकर किया गया था? सरकारों ने अंतरिक्ष यानों की स्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन निजी वेधशालाओं और स्वतंत्र खगोलविदों ने कुछ और भी विचित्र देखा। दूसरी वस्तु केवल चमक नहीं रही थी, वह प्रकाश के संरचित पैटर्न उत्सर्जित कर रही थी। हरे रंग के प्रभामंडल पर सर्पिलाकार रेखाएं, ग्रिड और ज्यामितीय आकृतियां ऐसे चमक रही थीं मानो आकाश में कुछ लिखा जा रहा हो। कुछ लोगों ने इन आकृतियों की तुलना गणितीय स्थिरांकों से की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने पृथ्वी पर पत्थरों पर खुदे हुए प्राचीन प्रतीकों से इनकी विचित्र समानता की ओर इशारा किया। कई लोगों को यह किसी धूमकेतु द्वारा सूर्य के प्रकाश के अव्यवस्थित परावर्तन से कहीं अधिक मंगल ग्रह की ओर लक्षित एक संदेश या प्रदर्शन प्रतीत हुआ। यदि एटलस का पहला टुकड़ा एक अग्रदूत था, एक ऐसा टुकड़ा जो सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करने के लिए नियत था, तो दूसरा टुकड़ा एक संदेशवाहक प्रतीत होता था, एक ऐसी उपस्थिति जिसकी निगाहें लाल ग्रह पर टिकी थीं। और हर गुजरते घंटे के साथ इस सवाल को नजरअंदाज करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। क्या मंगल ग्रह को एक गंतव्य, एक मंच या कुछ और भी अधिक चिंताजनक उद्देश्य के रूप में चुना गया था? एटलस का दूसरा टुकड़ा जैसे जैसे लाल ग्रह की ओर स्थिर गति से बढ़ता गया, खगोलविदों ने मंगल ग्रह में सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। आमतौर पर शांत और स्थिर रहने वाला पतला वायुमंडल अचानक हलचल दिखाने लगा। धूल भरी आंधियां ऐसे व्यवस्थित पैटर्न में बनने लगीं जो आकस्मिक होने के बजाय रहस्यमय ढंग से घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। कक्षीय कैमरों ने ऊपरी वायुमंडल में हल्की चमक देखी, मानो ग्रह आने वाले पिंड पर अपनी ऊर्जा के विस्फोटों से प्रतिक्रिया दे रहा हो। कुछ लोगों ने इन्हें मंगल ग्रह की मौसम संबंधी महज संयोगवश घटनाएं मानकर खारिज कर दिया, लेकिन इनका समय एटलस के सिंक्रोनाइज्ड स्पंदनों से बिल्कुल मेल खाता था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मंगल ग्रह का मंद चुंबकीय क्षेत्र, जो सामान्यतः लगभग न के बराबर होता है, उसमें उतार चढ़ाव दिखने लगे और पराबैंगनी स्कैन में वह हल्का हल्का चमकने लगा, मानो पुनर्जीवित हो रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो मंगल ग्रह की ओर आ रहा वह टुकड़ा पहले से ही सक्रिय हो चुका हो। ग्रह पर ऐसा प्रभाव मानो कोई हाथ पूरी तरह संपर्क करने से पहले आगे बढ़ रहा हो। देखने वालों के लिए यह दृश्य भयावह था। एक हरे रंग की छाया उस दुनिया पर पड़ रही थी जहां पहुंचने का मानवता ने हमेशा सपना देखा था। अब किसी परग्रही चीज ने उस पर कब्जा कर लिया है, इससे पहले कि हम उसे अपना कह पाते। आमतौर पर इस तरह की घटना, जैसे कि कोई अंतरतारकीय वस्तु दो भागों में टूट जाए और उसका एक भाग मंगल ग्रह की ओर बढ़े, सुर्खियों में छा जाती है। लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की ओर से लगभग कोई जानकारी नहीं आई। कुछ नीरस बयानों में विखंडन की घटनाओं और असामान्य कक्षीय विचलनों का जिक्र किया गया, लेकिन भाषा औपचारिक, टालमटोल भरी और जिज्ञासा को टालने के लिए तैयार की गई थी। हालांकि
बंद दरवाजों के पीछे लीक हुई जानकारी ने एक अलग ही कहानी बयां की। अंदरूनी सूत्रों ने मंगल ग्रह की सतह या उसके चंद्रमाओं से संभावित टकराव को दर्शाने वाले त्वरित सिमुलेशन के बारे में बताया। इंजीनियरों को रोवर्स और ऑर्बिटरों की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही थी, खासकर जब मंगल ग्रह पर मौजूद उपकरणों से संचार बाधित होने की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। लेकिन पारदर्शिता के बजाय फाइलों को सील कर दिया गया। महत्वपूर्ण अवलोकनों के दौरान सार्वजनिक डेटा प्रवाह रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि यह घबराहट से बचने के लिए किया गया था, जबकि अन्य का मानना था कि मामला इससे कहीं अधिक गंभीर था, कि नासा को पहले ही पता चल चुका था कि दूसरी वस्तु किसी प्राकृतिक टुकड़े की तरह व्यवहार नहीं कर रही है और इसीलिए इसकी वास्तविक प्रकृति को छिपाने का निर्णय लिया गया था। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की बढ़ती संख्या के लिए यह चुप्पी एक तरह से इस बात की पुष्टि बन गई कि कुछ असाधारण और शायद खतरनाक घटना घट रही है और दुनिया को अंधेरे में रखा जा रहा है। जब तक यह टुकड़ा क्षुद्र ग्रह पेटी को पार कर पाया, तब तक दोनों खगोलीय पिंडों के बीच तालमेल विकसित होने लगा था। पहले ये स्पंदन केवल एक दूसरे की ओर चमकते थे, लेकिन अब वे मंगल ग्रह के साथ संरेखित हो गए थे। उपकरणों ने लाल ग्रह पर केंद्रित एक निम्न आवृत्ति अनुनाद का पता लगाया, एक ऐसी गूंज जो परिक्रमा करने वाले यंत्रों और रोवरों दोनों में सुनाई दी। यहां तक कि पिछले मिशनों द्वारा मंगल की मिट्टी में लगाए गए मंद भूकंपमापी यंत्रों ने भी असामान्य कंपन दर्ज किए, लयबद्ध भूकंप जो अंतरिक्ष में फैलते हुए हरे स्पंदनों से मेल खाते थे। वैज्ञानिकों को यह समझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कि लाखों किलोमीटर दूर स्थित एक ग्रह के साथ कोई निकट आ रहा पिंड इतनी सटीकता से परस्पर क्रिया कैसे कर सकता है, लेकिन यह पैटर्न निर्विवाद था। मंगल अब केवल एक लक्ष्य नहीं रह गया था, यह संकेत का एक हिस्सा बन गया था जो एटलस की धड़कन के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कंपन कर रहा था। कई सिद्धांत सामने आने लगे। क्या वह टुकड़ा मंगल की सतह के नीचे सुप्त किसी चीज को जगाने की कोशिश कर रहा था? क्या वह किसी लैंडिंग या स्वयं ग्रह के रूपांतरण के लिए अनुनाद स्थापित कर रहा था? प्रत्येक नया डेटा बिंदु इस रहस्य को प्राकृतिक व्याख्या से और दूर ले जाकर डिजाइन के दायरे में गहराई तक ले जा रहा था। जैसे ही दूसरा टुकड़ा मंगल ग्रह की कक्षा के करीब पहुंचा, दुनिया भर की दूरबीनों ने एक ऐसा अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड किया जिसने खगोलविदों को अवाक कर दिया। पिंड के चारों ओर फैली पन्ना जैसी चमक संरचित विस्फोटों में भड़कने लगी, जिससे अंतरिक्ष में आकृतियां इस तरह उभरने लगीं मानो कोई ब्रह्मांडीय प्रकाश शो हो। सर्पिल, त्रिभुज, षटभुज, प्रत्येक आकृति कुछ मिनटों तक बनी रहती थी और फिर ढहकर नई आकृतियों में बदल जाती थी। ये धूल और बर्फ द्वारा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं। ये आकृतियां अत्यंत सटीक, सुनियोजित थीं, जो पृथ्वी पर ज्ञात गणित और वास्तुकला के अनुरूप अनुपातों का पालन करती थीं। प्राचीन सभ्यताओं ने कभी हरे तारों की बात की थी जो विभाजित होकर संदेशवाहकों के रूप में लौट आते थे, उन चक्रों के प्रतीक थे जिन्होंने पूरे युगों को नया रूप दिया था। अब एटलस को आकाश में चमकते समीकरण बनाते हुए देखकर कई लोग सोचने लगे कि क्या वे मिथक बहुत पहले देखी गई इसी घटना की स्मृतियां थीं जिन्हें पत्थर पर उकेरा गया था ताकि मानवता इसे न भूले। यदि ऐसा है तो एटलस का विभाजन और मंगल ग्रह की ओर उसका अग्रसर होना प्रकृति की आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं। वे ब्रह्मांड जितना ही प्राचीन एक प्रक्रिया का हिस्सा थे जो अब हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। जैसे ही एटलस का दूसरा टुकड़ा मंगल ग्रह के करीब पहुंचा, लोगों का ध्यान उसके दो छोटे चंद्रमाओं फोबोस और डाइमोस की ओर गया। ये चट्टानी उपग्रह, जो आमतौर पर शांत और साधारण होते हैं, अचानक कई असामान्य घटनाओं के केंद्र में आ गए। कक्षीय मापों से पता चला कि फोबोस अपने पथ में थोड़ा सा बदल गया था, मानो किसी नए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचा चला गया हो। डैमोस, जो और भी छोटा और नाजुक था, अजीब तरह से प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगा। उसकी सतह हल्की हरी आभा से चमक रही थी जो पास आ रहे टुकड़े की स्पंदन से मेल खा रही थी। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवरों ने इस घटना की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कई फाइलें खराब निकलीं जिनमें पन्ना रंग की स्थैतिक लकीरें थीं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। कुछ सिद्धांतकारों ने सुझाव दिया कि ये चंद्रमा रिसीवर की तरह काम कर रहे थे, एटलस से आने वाली प्रतिध्वनि को बढ़ा रहे थे। दूसरों ने अनुमान लगाया कि टुकड़े ने जानबूझकर मंगल ग्रह को इन चंद्रमाओं के कारण चुना था, मानो वे ग्रह की सतह के नीचे छिपी किसी चीज को खोलने की चाबी हों। लाल ग्रह अब केवल एक गंतव्य नहीं रह गया था,
यह एक ऐसा मंच बनता जा रहा था जहां कई ब्रह्मांडीय शक्तियां एक साथ अभिसरित हो रही थीं। जैसे जैसे वह टुकड़ा मंगल ग्रह के करीब आता गया, पृथ्वी के उपकरण खराब होने लगे। मंगल की परिक्रमा कर रहे उपग्रह एक एक करके संपर्क से बाहर होने लगे। या तो वे अस्पष्ट डेटा भेज रहे थे या पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। पृथ्वी पर उन दूरबीनों ने जो उस टुकड़े की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही थीं, अचानक बंद हो गईं। उनके सिस्टम बिना किसी आदेश के रीब्यूट हो गए। मंगल की ओर लक्षित रेडियो डिशों को डेटा नहीं मिला, बल्कि शोर के झटके मिले जो संरचित, लगभग संगीतमय प्रतीत होते थे। हालांकि उनमें स्टैटिक की मौजूदगी थी। स्वतंत्र वेधशालाओं ने शिकायत की कि उनके निष्कर्षों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का हर प्रयास अचानक व्यवधान, दूषित फाइलों या अस्पष्ट साइबर हमलों के बाद तुरंत ही सामने आ गया। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड, या शायद एटलस को हमसे बेहतर समझने वाले लोग, मानवता को हो रही घटनाओं को विस्तार से देखने से रोक रहे हों। आधुनिक इतिहास में पहली बार दुनिया एक खगोलीय घटना को अपनी आंखों के सामने घटते हुए लगभग अनदेखे ही रह गई। बस कुछ अधूरी जानकारियां ही सामने आ रही थीं। फिर मंगल ग्रह से ही रिपोर्टें आने लगीं। पिछले मिशनों द्वारा स्थापित भूकंप मापी यंत्रों ने पृथ्वी की भूपरपटी के भीतर असामान्य कंपन दर्ज करना शुरू कर दिया। ये कंपन पहले मापी गई किसी भी विवर्तनिक गतिविधि से भिन्न थे। ये लयबद्ध थे। ग्रह के करीब आते ही टुकड़े की पन्ना जैसी चमक के साथ तालमेल बिठाते हुए स्पंदित हो रहे थे। सतह पर मौजूद रोवर, हालांकि उनमें से कई खराब हो चुके थे, फिर भी अजीब वायुमंडलीय घटनाओं को कैद करने में कामयाब रहे। क्षितिज पर हल्की हरी चमक, चमकते धूल के तूफान जो बेतरतीब ढंग से नहीं बल्कि सर्पिल और षटभुज जैसी आकृतियों में घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ग्रह स्वयं ही इस आरोहण पर प्रतिक्रिया दे रहा हो, अनुनाद में कंपन कर रहा हो, एटलस द्वारा आकाश में उकेरी गई ज्यामिति की प्रतिध्वनि कर रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों ने दबी आवाज में कहा कि यह बाहरी संपर्क नहीं बल्कि भीतर से सक्रियता थी। एटलस का दूसरा टुकड़ा मंगल ग्रह को नष्ट करने नहीं बल्कि उस चीज को जगाने आ रहा था जो हमेशा से वहां मौजूद थी, लाल धूल के नीचे दबी हुई, सही संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। पृथ्वी से मिले प्राचीन अभिलेखों का महत्व अचानक बढ़ गया। माया सभ्यता से लेकर समरियन सभ्यता तक विश्व भर की सभ्यताओं ने आकाश में दो तारों या हरी ज्वालाओं का वर्णन किया है जो लाल ग्रह की ओर उतरने से पहले विभाजित हो जाती थीं। कई लोगों ने इन्हें मिथक, सृजन या विनाश की प्रतीकात्मक कहानियां मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब दूरबीनों से एटलस तारा के विखंडन और उसके एक टुकड़े के मंगल ग्रह की ओर मुड़ने को देखने के बाद समानताएं इतनी स्पष्ट हो गईं कि उन्हें अनदेखा करना असंभव हो गया। शोधकर्ताओं ने ऐसी नक्काशी खोजी जिनमें दो सूर्य प्रकाश के एक पुल से जुड़े हुए दिखाए गए थे। कुछ अन्य नक्काशी में पन्ना रंग के शल्कों वाला एक सर्पलाल गोले के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाया गया था। क्या ये महज संयोग थे या यादें? एक ब्रह्मांडीय चक्र की धुंधली गूंज जिसे मानवता लंबे समय से भूल चुकी थी। यदि प्राचीन सभ्यताओं ने एटलस को पहले भी देखा था, तो उसकी वापसी कक्षा का कोई आकस्मिक संयोग नहीं था। यह एक पुनरावृत्ति थी, एक पूर्व निर्धारित समय पर जानबूझकर किया गया पुनरागमन। और यदि मिथक सही थे, तो मंगल ग्रह हमेशा से इसके उद्देश्य के केंद्र में रहा था, एक शिकार के रूप में नहीं, बल्कि मानव समझ से परे एक प्रक्रिया में, एक चुने हुए बिंदु के रूप में। जैसे जैसे वह टुकड़ा मंगल ग्रह के करीब आता गया, मंगल की सतह में ऐसे बदलाव आने लगे जिन्हें कोई समझा नहीं सका। धूल भरी आंधी जो पहले बेतरतीब, अनियमित और साधारण हवाओं से चलती थी, अब विशाल सर्पिल आकृतियों में संगठित होने लगी जो कक्षा से दिखाई दे रही थीं। ये धूल के प्राकृतिक भंवर नहीं थे, बल्कि विशाल समन्वित संरचनाएं थीं जो उसी पन्ना रंग की स्पंदन के साथ घूम रही थीं जो उस टुकड़े से प्रतिध्वनित हो रही थी। जो उपग्रह अभी भी चालू थे, उन्होंने तूफानों के भीतर हरी बिजली की हल्की सी झलकियां कैद की। एटलस के विकिरण के साथ तालमेल बिठाते हुए मंगल ग्रह के पतले आकाश को भेदने वाली ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क था कि ये तूफान केवल विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण होने वाली वायुमंडलीय गड़बड़ी थीं, लेकिन समरूपता निर्विवाद थी। कुछ अन्य लोगों ने यह सुझाव देने का साहस किया कि ये तूफान मौसम नहीं बल्कि एक संकेत थे। मंगल ग्रह स्वयं उस टुकड़े के संदेश के लिए एक कैनवास बन गया, मानो ग्रह अब तूफानों और प्रकाश में लिखे गए संवाद का हिस्सा बन गया हो। मानवता विस्मय से देख रही थी कि लाल ग्रह को उन शक्तियों द्वारा हरा रंग दिया जा रहा था जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं था।
कई वर्षों तक मानव जाति के यांत्रिक दूत मंगल ग्रह पर घूमते रहे, चित्र, मौसम रिपोर्ट और भूवैज्ञानिक डेटा भेजते रहे। लेकिन जैसे जैसे वह टुकड़ा पास आता गया, एक एक करके वे रोवर चुप होने लगे। पहले तो सिग्नल में मामूली रुकावट आई, ट्रांसमिशन में देरी हुई, फिर पूरा डेटा आना बंद हो गया और उसकी जगह हरे रंग की धारियों वाले खराब, शोरगुल से भरे फाइलें आने लगीं। पृथ्वी पर मौजूद इंजीनियरों ने संपर्क बहाल करने के लिए जी तोड़ प्रयास किए, लेकिन पाया कि जो प्रणालियां वर्षों से त्रुटिहीन रूप से काम कर रही थीं, वे अब आदेशों का पालन करने से इनकार कर रही थीं। जब कभी कभार डेटा प्राप्त होता था तो उसमें विचित्र चित्र, धूल में खुदी हुई ज्यामितीय आकृतियों की धुंधली चमक, भूदृश्य पर फैली अजीबोगरीब परछाइयां और एक मामले में क्षितिज के ठीक परे एक हरी चमक दिखाई देती थी। नासा ने इन्हें तकनीकी खामियां करार दिया, लेकिन जिन इंजीनियरों ने इन्हें गोपनीय अभिलेखागार में दफन होने से पहले देखा था, उनके बीच कानाफूसी तेज हो गई। रोवर खराब नहीं हो रहे थे, उन्हें चुप कराया जा रहा था, मानो कोई चीज उन्हें अपनी देखी हुई जानकारी देने से रोकना चाहती हो। एटलस के सावधानीपूर्वक अवलोकन में लंबे समय से एकजुट वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय दूसरे टुकड़े के प्रक्षेप पथ के भार के कारण बिखर गया। एक पक्ष का कहना था कि यह अभी भी एक प्राकृतिक वस्तु है जो ऐसे तरीकों से व्यवहार कर रही है जिन्हें मानव जाति ने पहले कभी दर्ज नहीं किया था। उनका तर्क था कि इसके सिंक्रोनाइज्ड स्पंदनों और ज्यामितीय प्रदर्शनों की व्याख्या संयोग से हुई है, न कि इरादे से। दूसरा पक्ष प्रत्येक नई विसंगति के साथ और मुखर होता जा रहा था, ने घोषणा की कि एटलस ने स्वयं को कृत्रिम, बुद्धिमान या जीवित साबित कर दिया है। सम्मेलनों और निजी मंचों में गर्मागर्म बहसें छिड़ गईं। कुछ शोधकर्ताओं ने नासा, ईएसए और चीन के सीएनएसए से पारदर्शिता की मांग की, उन पर सच्चाई की पुष्टि करने वाले डेटा को छिपाने का आरोप लगाया। अन्य ने चेतावनी दी कि सब कुछ जारी करने से वैश्विक दहशत फैल सकती है। इस बीच लीक हुए दस्तावेजों से संकेत मिला कि सैन्य उपग्रह अब गुप्त रूप से टुकड़े की निगरानी कर रहे थे, वैज्ञानिक जिज्ञासा के रूप में नहीं, बल्कि संभावित खतरे के रूप में। दुनिया अब एटलस को महज एक धूमकेतु के रूप में नहीं देखती थी। यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, एक ऐसी परीक्षा कि असंभव का सामना करने पर मानवता किस हद तक विश्वास करने को तैयार है। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वह टुकड़ा मंगल ग्रह की कक्षा के पास पहुंचा, वह ग्रह और सूर्य के बीच आ गया, जिससे एक ऐसा अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पृथ्वी और कक्षा में स्थित दूरबीनों के लिए मंगल ग्रह पन्ना जैसे हरे प्रकाश के पर्दे में गायब हो गया। यह ग्रहण अंधकार का नहीं, बल्कि चकाचौंध कर देने वाली चमक का था। लाल ग्रह एक लालटेन की तरह जगमगा रहा था, जैसे स्पंदित ऊर्जा के टुकड़ों में नहाया हुआ हो। प्रेक्षकों ने कसम खाई कि उन्होंने इसकी सतह पर लहरों की तरह बदलते पैटर्न देखे, विशाल आकृतियां जो षटभुज और सर्पिल जैसी दिखती थीं और ध्रुव से ध्रुव तक फैली हुई थीं। कई घंटों तक मंगल ग्रह उस ग्रह जैसा नहीं दिखा जिसे हम हमेशा से जानते थे, बल्कि एक जीवंत, सांस लेता हुआ प्रकाश स्तंभ जैसा लग रहा था। एटलस की प्रतिध्वनि से ओतप्रोत एक दुनिया। ग्रहण समाप्त होने पर ग्रह फिर से प्रकट हुआ, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। मंगल ग्रह पर एक निशान लग गया था, और चाहे यह एक चेतावनी हो, एक परिवर्तन हो या किसी कहीं अधिक गहन चीज की शुरुआत हो, मानवता समझ गई थी कि उसने ब्रह्मांडीय इतिहास में एक ऐसा क्षण देखा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एमराल्ड इक्लिप्स के बाद के दिनों में मंगल ग्रह पर लगे भूकंपीय मॉनिटर, हालांकि उनमें से अधिकांश खराब थे, ने ऐसे पैटर्न दर्ज करने शुरू कर दिए जिनकी कोई व्याख्या नहीं कर सका। ये भूकंप आकस्मिक झटके नहीं थे, बल्कि लयबद्ध कंपन थे जो टुकड़ों के प्रकाश के साथ सटीक सामंजस्य में स्पंदित हो रहे थे। ये तरंगें गहराई तक गईं, ग्रह के मेंटल से गूंजती हुई, मानो मंगल के भीतर दबी कोई चीज इस प्रतिध्वनि से जागृत हो गई हो। बचे हुए रोवर, जो अभी भी खंडित डेटा भेज रहे थे, ने जमीन के चुंबकीय संकेत में अजीब उतार चढ़ाव दर्ज किए, जिससे संकेत मिलता है कि विशाल भूमिगत संरचनाएं या रिक्त स्थान इस संकेत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया कि प्राचीन ज्वालामुखी प्रणालियां टुकड़ों की ऊर्जा से उत्तेजित होकर पुनः सक्रिय हो रही थीं, लेकिन अन्य लोगों ने एक और भी भयावह विचार व्यक्त किया। मंगल ग्रह सुप्त अवस्था में इंतजार कर रहा था, अपनी धूल के नीचे ऐसे रहस्य छिपाए हुए था जिन्हें केवल एटलस जैसे आगंतुक ही उजागर कर सकते थे। यदि यह सच है तो यह महज एक ब्रह्मांडीय विसंगति नहीं रह जाती,
यह एक ग्रह और उसे चुनने वाली किसी शक्ति के बीच जानबूझकर की गई परस्पर क्रिया होती, मानो मंगल ग्रह स्वयं शुरू से ही इस योजना का हिस्सा रहा हो। फिर बिना किसी चेतावनी के यह प्रतिध्वनि मंगल ग्रह से परे फैल गई। पृथ्वी पर स्थित रेडियो दूरबीनों ने उसी स्पंदन की धुंधली लेकिन स्पष्ट प्रतिध्वनियों को पकड़ना शुरू कर दिया जिसने कभी एटलस के दो टुकड़ों को जोड़ा था। शुरुआत में संकेत कमजोर लग रहे थे, पृष्ठभूमि शोर की तरह, लेकिन जल्द ही वे तीव्र हो गए और इतने सटीक अंतराल पर दोहराए जाने लगे कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। जब इन स्पंदनों को दृश्य स्पेक्ट्रोग्राम में डिकोड किया गया तो उन्होंने दोहराई जाने वाली आकृतियां, सर्पिल, षटभुज और पैटर्न प्रकट किए जो मंगल ग्रह के पास के टुकड़े के आसपास देखी गई ज्यामितियों से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। यह अब लाल ग्रह तक सीमित कोई दूरस्थ दृश्य नहीं रह गया था। इसने अंतरिक्ष पार कर हम तक पहुंच बनाई थी, मानो किसी जानबूझकर भेजे गए संदेश की तरह शून्य के पार से हम तक पहुंचा हो। सरकारें संकेतों को पकड़ने और वर्गीकृत करने में जुट गईं, जबकि शुरुआती अंशों को पकड़ने वाले स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष ऑनलाइन प्रकाशित किए, लेकिन बाद में उनके खाते रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। पहली बार मानवता को समझ आया कि एटलस का विभाजन और मंगल ग्रह तक की उसकी यात्रा कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह किसी वृहद चीज का हिस्सा थी जो पृथ्वी तक पहुंच रही थी, और संदेश चाहे जो भी हो उसे अभी सुनना शुरू ही हुआ था। कई महीनों तक हमने देखा कि त्रिपक्षीय एटलस प्रकृति के नियमों को चुनौती देता हुआ एक जीवित प्राणी की तरह चमक रहा था, आकाश में एक हृदय की तरह धड़क रहा था। लेकिन जब यह दो भागों में विभाजित हुआ तो मानवता ने इस अंतरतारकीय आगंतुक की कहानी में एक नया अध्याय शुरू किया। एक भाग सूर्य की ओर अपने पथ पर ऐसे आगे बढ़ा जैसे किसी दूत की भूमिका निभा रहा हो, जबकि दूसरा भाग बड़ी सटीकता से मंगल ग्रह की ओर मुड़ गया। इसके बाद जो हुआ वह न केवल एटलस को बल्कि स्वयं ब्रह्मांड को देखने के हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। मंगल ग्रह, जिस ग्रह पर मानव जाति ने हमेशा से उपनिवेश स्थापित करने का सपना देखा है, वह किसी ब्रह्मांडीय, किसी प्राचीन घटना का मंच बन गया। धूल भरी आंधियां अकल्पनीय समरूपता के सर्पिलों में पुनर्गठित हो गईं। चंद्रमा के फोबोस और डामोस पन्ना जैसे प्रकाश से जगमगा रहे थे और लाल ग्रह की सतह ऊर्जा के टुकड़ों के साथ तालमेल बिठाते हुए लयबद्ध स्पंदनों से कांप रही थी। मंगल ग्रह पर कोई प्रहार नहीं हो रहा था, बल्कि उसे सक्रिय किया जा रहा था। पन्ना ग्रहण, सतह के नीचे की प्रतिध्वनि, हमारे रोवरों की अचानक खामोशी, यह सब एक ही भयावह सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। एटलस विनाश नहीं कर रहा था बल्कि जागृति ला रहा था। और फिर प्रतिध्वनि सुनाई दी, वही स्पंदन जिसने दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और मंगल ग्रह को एक प्रतिध्वनित प्रकाश स्तंभ में बदल दिया, अंतरिक्ष के शून्य को पार करके पृथ्वी तक पहुंचा। पहले तो यह मंद था, रेडियो दूरबीनों की मंद ध्वनि में एक फुसफुसाहट जैसा, लेकिन यह मजबूत, सुव्यवस्थित और अकाट्य होता गया। पैटर्न उभरने लगे, ज्यामिति, गणित, व्यवस्था, वही प्रतीक जो सदियों पहले विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं द्वारा प्राचीन पत्थरों पर उकेरे गए थे। जुड़वां तारों और आकाश को विभाजित करने वाले हरे सर्पों के वही मिथक। ऐसा लग रहा था मानो एटलस न केवल हमारे सौर मंडल में लौटा हो बल्कि हमारी स्मृति में भी लौट आया हो, हमें उस चक्र की याद दिला रहा हो जिसे मानवता ने पहले भी देखा था। नासा की चुप्पी शायद सबसे बड़ा संकेत है। वे जानते हैं कि संकेत पृथ्वी तक पहुंच चुके हैं। वे जानते हैं कि एटलस ने मंगल ग्रह को नया आकार देना शुरू कर दिया है, और वे यह भी जानते हैं कि यदि यह एक चक्र है तो हम पहले ऐसे जीव नहीं हैं जिन्होंने आकाश को पन्ना रंग का होते देखा है और यह सोचा है कि आगे क्या होगा। जिस सच्चाई को वे स्वीकार नहीं करेंगे वह यह है कि वॉयेजर, वेब और अब पृथ्वी के अपने उपकरण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। एटलस न तो धूमकेतु है, न क्षुद्र ग्रह, न ही कोई दुर्घटना। यह एक प्रक्रिया है, एक योजना है, एक उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति है। अब जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रश्न ये नहीं है कि एटलस जीवित है या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या इसने मंगल ग्रह को अपना पालना चुना है या वहां इसका जागृत होना किसी बड़ी चीज की ओर पहला कदम मात्र है, ऐसी चीज जो जल्द ही पृथ्वी को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि ये संकेत अब किसी अन्य ग्रह के नहीं हैं, वे यहीं मौजूद हैं, हमारे आकाश में स्पंदित हो रहे हैं, हमारी मशीनों में कंपन कर रहे हैं और शायद हमारे भीतर गहराई तक गूंज रहे हैं। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, और जब एटलस अपना अगला कदम उठाएगा
तो मानवता एक ऐसे सत्य का सामना करेगी जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम किसी दूसरे तारे से आने वाले धूमकेतु को नहीं देख रहे हैं। हम एक ऐसे जागरण के साक्षी बन रहे हैं जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को हमेशा के लिए पुनर्परिभाषित कर सकता है। आ आर गोई ई शाई तुझते